गुड इवनिंग। सूरज यादव, देवानंद कुमार, सूरज यादव, ईशा कुमारी, दीपक चौहान, राकेश, दीपक चौहान, राजकेश। गुड आफ्टरनून सभी को। आदित्य गिरी, दीपक चौहान। चलिए देखिए, प्रिंस कुमार वर्मा, गुड इवनिंग। आदित्य गिरी, कुलदीप कुशवाहा, शिल्पी, दीपक चौहान, शिल्पी, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, देखिए आज क्वेश्चन कराना था लेकिन आप लोग का क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाया। ठीक है, करवाना था क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाया है। तो आज हम लोग जो पूरा प्रकाशिकी पढ़े हैं एक साथ पूरा फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पूरा फार्मूला एक साथ देख लेते हैं आज, क्योंकि कल आप लोगों को प्रकाशिकी के पूरे चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे। आज क्वेश्चन पूरा तैयार नहीं है इसलिए आज नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है? आवाज जा रही है ना? चलिए देखिए, आज देखिए क्या करेंगे। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी का देखिए, ठीक है। देखिए आज किरण प्रकाशिकी का पूरे, हाँ पूरा चैप्टर का आज क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे और कल इसका पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। 50 क्वेश्चन इससे संबंधित। क्वेश्चन अभी आधा ही बना है, पूरा नहीं बन पाया, इसलिए क्वेश्चन आज आप लोगों को नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन केवल 20 क्वेश्चन बने, इसलिए कल पूरा एक साथ करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसका जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला, देखिए जो है पहला क्या है, देखिए परावर्तन। देखिए परावर्तन का नियम है पहला, परावर्तन है। तो देखिए परावर्तन क्या रहेगा हमारा, प्रकाश किरण का दो माध्यमों के मध्य, दो माध्यमों के मध्य तल से टकराकर वापस हो जाना, हो जाना प्रकाश का परावर्तन, का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का क्या कहलाएगा, देखिए परावर्तन कहलाएगा। हाँ पूरे चैप्टर का नोट्स मिलेगा भाई, एक बार समझ लीजिए। कुछ लोग, जो लोग पहले से पढ़े हैं, कुछ लोग थे जो शुरुआत से पढ़े हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका छूटा है कल क्वेश्चन कराना है तो उनका भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उनका भी रिवीजन, वो भी एक बार पढ़ लेंगे, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कल आप लोगों को जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा आप फार्मूला देखे रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ आज पूरा एक साथ है दीपक चौहान। ठीक है, तो देखिए अब देखिए परावर्तन के नियम देखिए,
पहले देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए परावर्तन कैसे है, देखिए ये तल है, ये मान लीजिए वायु है, और ये क्या है, जल है, कोई दूसरा माध्यम है। ये क्या है, देखिए परावर्तक तल है। प्रकाश किरण देखिए यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये है हमारा आपतित किरण, और ये देखिए क्या है, परावर्तित किरण। और ये देखिए बीच में क्या रहेगा हमारा, ये अभिलंब रहेगा, अभिलंब, और ये कोण आई रहेगा, और ये कोण क्या होगा, आर। अब देखिए आई बराबर देखिए क्या है, आपतन कोण, और आर बराबर देखिए क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, आई आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, हाँ पूरा वन शॉट देखिए, एक साथ पूरा कंप्लीट कराएंगे 1 घंटे में, पूरा केवल फार्मूला बता रहे हैं, बस उसको समझते चलिए। ठीक है, जिनका छूटा है उनका भी पूरा हो जाएगा। जो लोग नए आए हैं वो अपना देख लें, और जो पुराने हैं वो कोई अपना नियम जो है और फार्मूले जो है वो रिवीजन करते चले, ताकि कल क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आपको एक बार पूरा दोहरा देंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं विष्णु अहिरवार बनाओ मत, बस समझो, और उसके बाद नोट तो हम भेजेंगे ही, बस समझ लो इसको। ठीक है, अभी आप लोग बस समझ लीजिए। तो देखिए प्रकाश किरण का दो माध्यमों के मध्य तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, इस तल से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और ये बीच में क्या है, अभिलंब है। ये आई कोण और कोण, आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण के साथ बना है। आर क्या है, आर देखिए आपका क्या है, परावर्तन कोण, सॉरी ये क्या है, देखिए परावर्तन कोण। और क्यों, ये देखिए ये परावर्तित किरण के साथ बना है और ये आपतित किरण के साथ बना है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के साथ। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के नियम देख लीजिए। परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला देखिए क्या रहेगा नियम, कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, देखिए तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही सीध में। बोर्ड के तल में है तो बोर्ड में ही है, बोर्ड के बाहर या अंदर की साइड नहीं जाएंगे। जब बोर्ड से बाहर आते हैं या अंदर की साइड जाते हैं तब तल बदलता या तिर्यक होते। वो बोर्ड है लंबवत, पृथ्वी के लंबवत है, तो उसी तल में तीनों होंगे, उसी सीध में। और दूसरा देखिए क्या रहेगा, दूसरा रहेगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये देखिए क्या हो गया हमारा, परावर्तन और परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखिए क्या है, पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पर होंगे। और दूसरा क्या देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होता है।
हाँ पूरा एक साथ बता रहे हैं नेत्रिका, बोले तो हैं जितने न्यू लोग हैं जो नए एडमिशन वाले हैं उनको पूरा रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बार पढ़ लेंगे और जो पुराने बच्चे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार। अब देखिए विचलन, देखिए क्या होता है, देखिए विचलन, विचलन तो देखिए विचलन क्या होता है, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, बने कोण को विचलन कहते हैं, ठीक है। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, देखिए वो आपका विचलन कहलाएगा। मतलब जैसे देखिए ये है ना आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब दोनों के बीच ये जो कोण बनेगा, ये कोण, ये क्या कहलाएगा, ये विचलन कोण कहलाएगा। किरण जा रहा है, आपतित किरण इस दिशा में, परावर्तित किरण इस दिशा में है। अब दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा, विचलन। नहीं ये नहीं लिख सकते हैं आकांक्षा, साइन आई बराबर साइन आर मत लिखिए। आगे देखिए, अब देखिए विचलन में भी देखिए क्या है, पहला देखिए विचलन में देखिए दो प्रकार का है। पहला क्या है, जब परावर्तन समतल पर हो, समतल पर हो। देखिए विचलन ज्ञात करने के लिए ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जब परावर्तन समतल पे होगा तो देखिए ये प्रकाश किरण आएगी ऐसी और इसको जाना चाहिए इस दिशा में, तो ये चली जाएगी इस दिशा में, और ये क्या रहेगा, देखिए अभिलंब। तो देखिए ये कोण क्या होगा आई और ये कोण क्या होगा आर, और ये देखिए कोण जो ये बनेगा ये कितना रहेगा, देखिए ये देखिए रहेगा हमारा विचलन कोण, यही रहेगा ना। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये विचलन कोण कहलाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या क्या कहलाएगा, विचलन। तो देखिए विचलन का मान हम निकालेंगे तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश, और देखिए ये हो जाएगा आई प्लस आर प्लस डेल बराबर 180, और डेल बराबर कितना देखिए आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा हमारा 180 माइनस आई प्लस आर, ठीक है। परंतु देखिए हम क्या जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है आर, आई बराबर क्या होता है आर, आई के बराबर आर है तो हम आई प्लस आई रख देंगे, तो डेल बराबर 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, ये देखिए आ जाएगा। जब समतल पर होगा, परावर्तन समतल पे रहेगा तो देखिए ये सूत्र बन जाएगा, समतल पे रहेगा तो कौन सा सूत्र बन जाएगा, देखिए ये पूरा कोण 180 अंश रहेगा, हमको निकालना है ये विचलन, आई प्लस आर प्लस विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा 180, और आई आर को इधर घटा देंगे, देखिए आई बराबर आर है तो आई प्लस आई लिख सकते हैं या तो आर प्लस आर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। डिफिनीशन नहीं आएगा, इस पर केवल क्वेश्चन आएगा, इस पर केवल सवाल आएगा, डिफिनीशन नहीं आएगा, इस पर केवल आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, जब परावर्तन थीटा कोण पर झुके दो समतलों पर हो, ठीक है। देखिए जब परावर्तन थीटा कोण, देखिए ये थीटा कोण पर दो समतल हैं झुके थीटा कोण पर,
और परावर्तन देखिए इसमें हो रहा है, देखिए ऐसे आया यहाँ जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो देखिए ये जो है ये देखिए आपतित किरण है और ये क्या है देखिए परावर्तित किरण। ये किरण आ रही है और ये वापस जा रही है, बीच में ये कोण क्या बनेगा, ये बनेगा डेल, विचलन कोण। तो इसमें विचलन कोण का मान देखिए कितना आता है, देखिए इसमें देखिए डेल बराबर आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 2 थीटा। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल विचलन कोण निकालने के लिए। जब समतल पे परावर्तन होगा तो ये, और जब थीटा कोण पर झुके तल पे परावर्तन होगा तो ये आएगा आपका। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए तो ये हो गया ना, अब देखिए आगे देखते हैं। अगला देखिए अब टॉपिक क्या है, देखिए थीटा कोण पर झुके, थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब का बनना। देखिए दो समतल हैं और वो थीटा कोण पर झुके हैं, तो उनके बीच कैसे, देखिए दूसरे वाले में देखिए केवल ये करना है, दूसरे वाले में ये फार्मूला लगाना है। जब थीटा कोण पर झुका रहेगा तब विचलन क्या होगा, 360 माइनस 2 थीटा रखेंगे, और जब किसी कोण पर झुका नहीं रहेगा, पूरा सीधा सीधा रहेगा, समतल रहेगा दर्पण, तब क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i रखें या तो 180 माइनस 2r रखें। एक ये समतल के लिए, ये थीटा कोण पर झुकने के लिए बस। अब देखिए थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कोण बनना कितना आएगा, देखिए देखिए आपका ये आ जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। देखिए थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या देखिए कितना आ जाएगा, देखिए n बराबर 360 बटे थीटा। 360 बटे थीटा पढ़े हैं, ठीक है। देखिए इतना आएगा यदि ये एक विषम संख्या आएगा। देखिए यदि देखिए यदि n बराबर विषम संख्या होगा, कितना होगा, विषम संख्या, तो प्रतिबिंब 360 बटे थीटा होगा। ठीक है, देखिए यदि इसको भाग देने पर थीटा कोण पर झुका है, यदि 360 आपका आएगा, 360 बटे थीटा का मान एक विषम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब वही रहेगा। लेकिन देखिए यदि n बराबर सम संख्या हो तो प्रतिबिंब तब देखिए कितना आ जाएगा, 360 बटे थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, देखिए सम संख्या आएगा तो क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे, और विषम आएगा तो वही रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इस पर,
एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए 45 अंश पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखे बल्ब के प्रतिबिंब की संख्या होगी। कितना आएगा प्रतिबिंब की संख्या? देखिए कितना आएगा। 45 अंश पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखे बल्ब के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसको जल्दी से कमेंट करिए, कितना आएगा प्रतिबिंब 45 अंश के कोण पर रखा है। जल्दी बताइए इसको। 45 अंश के कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखे बल्ब के प्रतिबिंब की संख्या, कमेंट करिए जल्दी। कहाँ गए सब? हाँ अभी आएगा, पहले ये तो बताओ कितने आएंगे। सात, कुलदीप 7, दीपक, देवानंद, दीपक चौहान, राजेश, कुलदीप, आदित्य गिरी, निर्भय सिंह यादव, नेत्रिका, अरविंद साहू। बस ये 7 आएगा, 7। आपको बस वो नहीं ध्यान देना है जो आपका दिया है सम्मित असम्मित, उसको ध्यान नहीं देना है। सम्मित असम्मित को केवल आपको इससे करना है, बस ये इसी पर आएगा ही, ठीक है। हाँ यही रहेगा निर्भय सिंह। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बस करेंगे 360 बटे 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। यदि थीटा बराबर हम दे दें कुछ और, कितना दे दे देखिए, चालीस अंश हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तब प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब बताइए देखिए, जब थीटा बराबर 40 अंश हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब सम आएगा, देखिए सम संख्या होगा तब एक घटाएंगे, ठीक है। सम आएगा तो एक घटाएंगे, नहीं तो फिर नहीं घटाएंगे। 9, आदित्य गिरी, अमन तिवारी, विशाल गौतम, जितेंद्र कुमार, दीपक चौहान, आदित्य, अरविंद साहू, आदित्य गिरी, विशाल, दीपक चौहान, प्रिंस कुमार वर्मा। 9 बस लिखिए भाई, 9 सही है। कितना आ जाएगा देखिए, 360 बटा 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। देखिए जब ये विषम है, विषम संख्या आएगा तो बस इसी पे छोड़ देंगे। सम आएगा तो एक घटा कर लिखेंगे, ठीक है। सम आएगा तो एक माइनस कर देंगे, विषम रहेगा तो वही करेंगे, ठीक है। प्रिंस बोले हैं तुम्हारा, प्रिंस केवल एक 9 लिखो, इतना 9 लिखने की जरूरत नहीं है।
चलिए देखिए, तो अब ये हो गया, देखिए आपका जो समतल पर परावर्तन था ये हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे गोली दर्पण। अब क्या देखिए देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखिए गोली दर्पण। गोली दर्पण, ठीक है। तो देखिए गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले के खोखले गोले के, देखिए कांच के खोखले गोले के कटे भाग को, कटे भाग को जिसके एक तरफ पालिश की गई होती है, ठीक है। देखिए कांच के खोखले गोले के एक तरफ जिस, ओमकार सर जी, मेरा ओमकार क्या हुआ, नेहा कुमारी 9 सही है। देखिए कांच के खोखले गोले के कटे भाग को जिसके एक तरफ पालिश की गई होती है वो क्या कहलाता है, गोली दर्पण। और देखिए इसमें भी देखिए कंडीशन है, देखिए क्या क्या, देखिए जब पालिश बाहरी तल पर करते हैं तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा देखिए क्या रहेगा, जब पालिश दबे तल पर करते हैं तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका 2 प्रकार का दर्पण होता है। देखिए आप कांच के खोखले गोले को जब काट देंगे तो देखिए कैसा हमको संरचना मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखिए जब पालिश हम क्या कर देंगे, देखिए जब पालिश हम उभरे तल पे कर देंगे, बाहरी तल पे करेंगे, तब इसको देखिए क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जब पालिश क्या कर देंगे, देखिए दबे तल पर कर देंगे, दबे तल पे कर देंगे, तब क्या कहेंगे इसे हम, तब ये रहेगा उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए 2 प्रकार का दर्पण है, जब पालिश दबे तल पर करते हैं तो अवतल दर्पण, और जब उभरे तल पे करते हैं तो तब क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित परिभाषा, देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा में देखिए बस चित्र बनाकर समझना है, देखिए पूरा, ठीक है। ये देखिए M1 रहेगा और ये M2, ये देखिए यहां पर क्या होगा, P। तो देखिए परिभाषा में क्या क्या है, देखिए पहला क्या है हमारा, द्वारक। द्वारक देखिए क्या होगा, M1 M2, ठीक है। देखिए अब द्वारक क्या होगा, गोली दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हाँ
पालिश को कलई भी कह सकते हैं, कलई कह सकते हैं, नहीं कलई कहते ही हैं। पालिश इंग्लिश है, उसको हिंदी में कलई ही बोलते हैं, ठीक है, कलई करना या पॉलिश करना, ठीक है। तो देखिए दर्पण का द्वारक क्या है, M1 M2 लिखे हैं। अब आपको पूरा परिभाषा लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको केवल फार्मूले से मतलब है। देखिए गोली दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी रहेगी ये क्या कहलाएगी, ये दर्पण का द्वारक कहलाएगी। गोली दर्पण के दोनों किनारों, दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या, देखिए ध्रुव। ध्रुव देखिए क्या है, P। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को देखिए क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु, ठीक है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। अब देखिए अगला क्या, देखिए केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो देखिए गोली दर्पण है, तो देखिए काटने से पहले से किसी न किसी गोले का ऐसे भाग रहा होगा। काटने से पहले ये पूरा करेंगे तो ऐसे कोई ना कोई गोला बनेगा, और गोला बनेगा तो उसका कहीं ना कहीं क्या रहेगा, देखिए केंद्र भी रहेगा ऐसे C। तो ये क्या होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और तीसरा देखिए क्या है, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष, तो देखिए केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। देखिए C व P को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। मतलब केंद्र और ध्रुव, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए इसके बाद क्या है, देखिए वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या देखिए क्या होता है, CP। मतलब केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम देखिए R से व्यक्त करते हैं। किससे, R से व्यक्त करते हैं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम R से व्यक्त करेंगे, ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, फोकस। फोकस देखिए क्या है, CP का मध्य बिंदु, CP का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल F। कैपिटल F देखिए C और P का जो मध्य बिंदु रहेगा इसको हम कैपिटल F लिखते हैं। क्या होता है, ये फोकस होता है, फोकस। कलई पालिश को कहते हैं, सूरज यादव। कलई करना मतलब पालिश करना, अभी बताए 1 मिनट पहले, हम लोग क्लास में हो नहीं बस। अगला देखिए क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए क्या है, FP बराबर -F लिख देंगे। मतलब देखिए फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल f। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, देखिए स्मॉल f। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और देखिए ये आपका एक होता है फोकस तल। देखिए क्या होता है, देखिए देखिए यहां से जाने वाला ये लंबवत तल रहेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा, फोकस तल, जो मुख्य इसके लंबवत होता है, फोकस से जाता है। तो देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा में क्या क्या देखिए हम, दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के दोनों किनारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम इसको देखिए ये भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है।
तो देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो दोनों किनारों के बीच का जो बिंदु रहेगा, बीच वाला, एक कहलाएगा ध्रुव। वक्रता केंद्र देखिए, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष सी व पी को मिलाने वाली रेखा, देखिए सी और पी को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या सी पी, वक्रता त्रिज्या बराबर सी पी, मतलब केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। फोकस देखिए क्या है? सीपी का मध्य बिंदु एफ, सी और पी का जो बीच का मध्य बिंदु है कैपिटल एफ, ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी देखिए एफ पी, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, मतलब फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस से जाने वाली इस लंबवत जो 90 अंश का कोण बनाता है, इस तल को क्या कहते हैं? फोकस तल। तो ये आपका देखिए गोली दर्पण संबंधित परिभाषा है, ठीक है, गोली दर्पण संबंधित परिभाषा। अब देखिए, अब हमको क्या जानना है? देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? देखिए ये आएगा, देखिए एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। और क्या रहेगा? देखिए गोली दर्पण के वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को देखिए हम किससे दिखाते हैं? देखिए वस्तु की दूरी को हम u से दिखा देंगे और प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखा देंगे, तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या संबंध आएगा? देखिए इसमें आएगा हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आ जाएगा। अब केवल फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है, सही है, f बराबर r/2। और देखिए क्या है? गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, देखिए गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन देखिए क्या है? ये देखिए होता है यम बराबर आई बट्टे ओ माइनस भी बट्टे यू। आई क्या है? देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ देखिए क्या है? वस्तु की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो देखिए ये इतना आपको फार्मूला ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन के लिए क्या क्या है? देखिए पहला देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, f बराबर r/2, मतलब गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा देखिए क्या है? गोली दर्पण के वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध। देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ये फार्मूला देख लेना है प्रतिबिंब निकालने के लिए। और गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन देखिए क्या होता है? m बराबर i/o,
आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। मतलब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। अब देखिए इसी में देखिए क्या रहेगा, देखिए नोट में देख लीजिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए क्या होगा? U माइनस रहेगा, V माइनस रहेगा और एफ भी किस में होगा? माइनस में देखिए रहेगा। देखिए अवतल दर्पण में U माइनस, V माइनस, एफ माइनस, ठीक है। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा? देखिए उत्तल दर्पण में देखिए U माइनस, V प्लस और एफ भी क्या होगा? प्लस में। मतलब अवतल दर्पण में U, V, F तीनों किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? U माइनस रहता है, V और F क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। ये भी यही है, रेखीय आवर्धन है। यही रेखीय आवर्धन के बराबर होता है कुलदीप। आई बटा ओ लिखे या तो माइनस बी बटा यू, दोनों एक ही होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो ये देखिए आपका था गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक बार सब लोग देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में 6 पॉइंट होते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पे होता है तो कहां बनता है? अनंत और केंद्र के बीच होता है तो कहां बनता है? केंद्र पे रहता है तो कहां बनता है? केंद्र और फोकस के बीच। ये आप 6 पॉइंट देख लीजिएगा। भी प्रतिबिंब की दूरी है, लिखा गया है प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी u, ठीक है। तो देखिए आपको प्रतिबिंब का बनना देख लेना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आप देख लेंगे, ठीक है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये आप देख लेंगे। चलिए तो अब हम क्या देखेंगे? देखिए अब देखिए, अब हम देखेंगे अपवर्तन। ये तो परावर्तन की बात थी, अब देख लीजिए अपवर्तन। अपवर्तन देखिए क्या होता है। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। हाँ हाँ, फोकस पे रहेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये अपवर्तन है। अब देखिए इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं। कैसे? देखिए पहला देखिए ये है, ये देखिए सघन है और ये देखिए क्या है? विरल। और दूसरा देखिए ये क्या रहेगा? ये विरल माध्यम रहेगा और ये सघन। तो देखिए प्रकाश किरण देखिए यहां पे आएगा, जाना चाहिए इसको इस दिशा में, लेकिन ये विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटके जाने लगेगा, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रकाश किरण क्या होगा?
देखिए आएगा ये इस दिशा में, जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है हमारा अभिलंब, अब ये देखिए क्या है ये आपतित किरण, और ये क्या है अपवर्तित किरण। ये देखिए आपका आई है और ये क्या है आर है। ये देखिए क्या है ये आपतित किरण, अभिलंब, और ये क्या है अपवर्तित किरण। ठीक है, ये देखिए आई रहेगा और ये क्या होगा आर। तो देखिए यही है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है विचलित तो हो जाता है। अब देखिए ये आपका जब सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन मतलब जिसमें चलना कठिन हो, सघन माध्यम मतलब क्या होता है जिसमें चलना कठिन हो, और विरल माध्यम मतलब जिसमें चलना आसान हो। दो माध्यमों में से जिसमें प्रकाश आसानी से तेजी से चल सकता है वो विरल कहलाएगा, और जिसमें आसानी से नहीं चल सकता वो क्या कहलाएगा सघन माध्यम। तो देखिए जब प्रकाश सघन मतलब कठिन माध्यम से आसान माध्यम में जाता है तो अभिलंब से जो अभिलंब है उससे और दूर हटके चलने लगता है। देखिए जाना चाहिए इस दिशा में और दूर चला जाएगा, लेकिन जब विरल से मतलब आसान माध्यम से सघन मतलब कठिन माध्यम में जाएगा, नहीं आई आर के बराबर नहीं होता है, तो तब देखिए क्या होगा ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तब अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, देखिए आई क्या है, देखिए आपतित आपतन कोण है, आई क्या है देखिए आपतन कोण, और आर क्या रहेगा देखिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है। तब देखिए तो देखिए इधर क्या रहेगा हमारा नियम, देख लीजिए अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम देखिए पहला तो सेम रहेगा जैसे परावर्तन का था, पहला नियम जो परावर्तन का था वही आपका सेम था। ठीक है, चैप्टर रिवीजन हो रहा है सैफ खान, चैप्टर रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, पहला रहेगा देखिए आपतित आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं देखिए एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या रहेगा हमारा नियम, दूसरा ये रहेगा देखिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियतांक होता है। ठीक है, इसे अपवर्तनांक, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं देखिए अपवर्तनांक। तो देखिए क्या आ जाएगा साइन आई
बटे साइन आर बराबर यन आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? देखिए अपवर्तनांक। और ये किसका? देखिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? यह स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए ये है हमारा, देखिए क्या है अपवर्तन के नियम में। देखिए पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जो आपका परावर्तन वाले में था सेम वही है, बस परावर्तन में परावर्तित किरण था, अपवर्तन में क्या है? अपवर्तित किरण है। बाकी सब वही है। दूसरे में देखिए आई और आर बराबर थे। दूसरा नियम परावर्तन के लिए आपतन और परावर्तन कोण क्या थे? बराबर थे। लेकिन यहां पर देखिए क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को हम क्या कहते हैं? इस दूसरे नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें वो देखिए क्या है? देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या है? हम्म, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या है? देखिए ये देखिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है तब इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे बोलते हैं, देखिए तब बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे वायु से होकर कांच में जाए या वायु से होकर जल में जाए, कांच से होकर जल में जाए, तब क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष देखिए क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ये होता है देखिए जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे, तब देखिए इसे हम क्या करते हैं? n2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब ये क्या करें? निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे तब। और देखिए सापेक्ष तथा निरपेक्ष में संबंध क्या है? देखिए सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध तब देखिए क्या आएगा? सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध आ जाएगा। 1n2 बराबर क्या हो जाता है? n2/n1। ठीक है, नोट में देखिए क्या होगा? 1n2 बराबर 1/2n1।
ये हो जाएगा, ये नोट में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से हो करके दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु से होकर कांच में जाए, वायु से होकर जल में जाए, कांच से होकर जल में जाए, जल से होकर वायु में जाए, मतलब किसी एक माध्यम किसी एक वस्तु से हो करके दूसरे वस्तु में जाता है, तो क्या कहते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। तब इसे 1n2 से व्यक्त करते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। लेकिन जब प्रकाश किरण निर्वात, निर्वात मतलब खाली स्थान, कुछ है ही नहीं, निर्वात से होकर किसी माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तब इसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक। तब इसे n2 से व्यक्त करते हैं। एक तब नहीं लिखेंगे क्योंकि पहला माध्यम है ही नहीं, एक जो पहला माध्यम है वो है ही नहीं, तो हम उसको लिखेंगे कहां से, तो हम उसको क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं एक को। ठीक है, तो ये देखिए क्या है हमारा सापेक्ष और निरपेक्ष अपूर्णांक, इसमें संबंध हो गया और ये आपका गया। जब उत्क्रमणिता, प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में जा रहा है, फिर 2 से 1 में जा रहा है, तो अपूर्णांक दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अब देखिए इसके जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, देखिए वो क्या है, देखिए n बराबर, देखिए क्या है, n बराबर n2/n1 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, v1/v2 बराबर λ1/λ2। ठीक है, जहां देखिए क्या है, v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और देखिए v2 बराबर क्या है, देखिए माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, और λ1 क्या है, देखिए माध्यम 1 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, λ2 क्या है, देखिए माध्यम 2 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। अब देखिए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पर हम क्वेश्चन भी बताए हैं और बताए थे कि इसको बहुत ही याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, बोले थे ये हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आवृत्ति देखिए क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है एकदम। ठीक है, देखिए क्या है कि माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में देखिए तरंगदैर्ध्य बदल जा रहा है, प्रकाश का अपवर्तनांक बदल जा रहा है, प्रकाश का चाल बदल जा रहा है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यह नहीं बदलती है। इस पर आपको 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इस पर आपको 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इस पर से एक क्वेश्चन आवृत्ति से कंफर्म है आपका आएगा, एक क्वेश्चन इससे बनना ही है, परिवर्तन से, आवृत्ति परिवर्तन से। तो ये नोट्स आप एकदम अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया।
अब बस एक टॉपिक और देख लीजिए, उसके बाद फिर कल क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए लेंस क्या है। लेंस, लेंस देखिए क्या है। दो गोलीय अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम। ठीक है, प्रिज्म क्या है देखिए, लेंस, लेंस देखिए अब क्या क्या है, दो गोली रहेंगे अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठ रहेगा उससे घिरा, मतलब एक कोई ना कोई एक गोली होना चाहिए, कम से कम एक गोली होना चाहिए। दोनों गोली रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक गोली एक समतल भी हो सकता है, दोनों समतल नहीं हो सकते हैं, एक गोली या एक समतल। ठीक है, से घिरा देखिए पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, देखिए लेंस कहलाता है। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, देखिए देखिए कौन कौन से होते हैं, देखिए मुख्य रूप से देखिए। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, उत्तल, और ये क्या है, अवतल। ठीक है, तो देखिए उत्तल अवतल है, तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे होते हैं, या तो वह लेंस जिसका पृष्ठ उभरा होता है बाहर की तरफ निकला रहता है, या तो जो बीच में मोटा होता है किनारों पर पतला होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। और जो बीच में पतला होता है किनारों पर मोटा, या तो हम कह सकते हैं वह लेंस जो अंदर की तरफ दबा होता है, अंदर की तरफ झुका होता है, वह क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। जो बाहर की तरफ रहेगा उभरा वो उत्तल लेंस, और जो अंदर की तरफ दबा रहेगा वो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लेंस से संबंधित परिभाषा है आपके, फोकस दूरी है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये आप लोग देख लीजिएगा। और प्रतिबिंब का बनना जैसे उसमें था उसमें इसमें भी वही है। बस हमको देखिए क्या देखना है, इसमें कुछ फार्मूले देखिए इंपॉर्टेंट देख लेने, देखिए लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से, देखिए पहला देखिए है यही है कि UVF में संबंध। ठीक है, तो देखिए UVF में संबंध देखिए क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, और देखिए क्या रहेगा, दूसरा देखिए क्या रहेगा, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता देखिए क्या रहेगी, देखिए P बराबर 1/F मीटर में, या तो इसी को हम लिख सकते हैं 100/F, किस में आ जाएगा, सेमी में, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा, देखिए डायोप्टर। ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए या तो मीटर में बदल के 1/F कर दे, या तो सेंटीमीटर में तो 100/F कर दे। और अगला देखिए क्या है, लेंस की आवर्धन क्षमता। देखिए लेंस के लिए भी आवर्धन क्षमता सेम वही रहता है, I/O बराबर V/U। इसमें देखिए माइनस नहीं रहता है,
इसमें माइनस नहीं रहेगा, माइनस v बटे यू नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा v बटे यू, ये आ जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों का संयोजन। देखिए परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस का संयोजन कैसे करेंगे, देखिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, यह देखिए यह बराबर यही क्या आ जाएगा, f1 f2 अपान f1 प्लस f2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र है, और थोड़ा सा एक प्रिज्म का भी देख लीजिए, देखिए प्रिज्म का भी देख लीजिए शॉर्टकट में। प्रिज्म, प्रिज्म देखिए क्या है, दो समतल परंतु असमांतर पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म। और देखिए नोट में ये भी देख लीजिए, देखिए नोट में देखिए अवतल लेंस में देखिए क्या होगा, अवतल लेंस जो था, अवतल लेंस में देखिए यू भी और यफ सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होगा, देखिए जैसे उसमें था उत्तल लेंस में देखिए u माइनस भी प्लस और यफ भी क्या होगा प्लस, जैसे उसमें था वही चीज यहां भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया प्रिज्म। देखिए दोनों पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आपका दो पृष्ठ हो गए, एक देखिए क्या हो गया पी क्यू और एक पी आर, तो ये दोनों पृष्ठों के बीच का ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण, क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। ठीक है, देखिए समतल, दोनों तल क्या है, समतल है। देखिए ये भी देखिए आपका क्या है, देखिए ये भी समतल है, ये भी समतल है, लेकिन समांतर नहीं है, असमांतर है, किसी कोण पर झुके हैं। तो इनके बीच जो ये पारदर्शी माध्यम रहेगा, घिरा रहेगा अंदर ये त्रिभुज, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म। 5 मिनट और, बस 5 मिनट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, देखिए प्रिज्म कहलाएगा। और देखिए दोनों पृष्ठों के बीच का जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रिज्म कोण कहलाएगा। दोनों पृष्ठों के बीच का जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे प्रिज्म कोण कहेंगे। ठीक है, प्रिज्म कोण। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन
देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करेंगे तो देखिए कैसे होगा। देखिए ये आपका एक प्रिज्म हो गया, देखिए ए बी सी, ये देखिए पहले ये तो देखिए हो गया प्रिज्म कोण। देखिए पहले देखिए एक प्रकाश किरण यहां आती है P और ये Q पर क्या होती है, आपतित होती है, और ये देखिए क्या रहेगा, इसका देखिए ये रहेगा अभिलंब। देखिए अब इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुककर इस दिशा में जाने लगेगा। फिर यहाँ का देखिए अभिलंब क्या होगा, ये रहेगा। अब देखिए इसको जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन ये क्या होगा, इस दिशा में जाने लगेगा। ठीक है, इस दिशा में जाने लगेगा। आकांक्षा यादव लिखना नहीं है, नोट्स मिलेगा, बस ये समझा रहे हैं, एक बार बस समझ लो जल्दी जल्दी। देखिए माना प्रिज्म ए बी सी के पहले पृष्ठ ए बी पर एक प्रकाश किरण क्या है, देखिए एक प्रकाश किरण देखिए है हमारा पी बिंदु क्यू पर आपतित होती है, वो भी आई कोण बनाते हुए। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या है, देखिए ये I1 आई कोण पर आपतित होती है, I1 कोण पर क्या हो जाती है, देखिए अपवर्तित हो जाती है, I1 कोण पर अपवर्तित। फिर ये देखिए दूसरे पृष्ठ पर R पर अपवर्तित होती है, देखिए किससे, R1 कोण पर, और यहां देखिए R2 कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है आपका पी क्यू, क्या दे, देखिए पी क्यू, ये देखिए क्या है, आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण। और ये देखिए क्या है, आर एस, देखिए क्या है, आर एस देखिए क्या है, निर्गत किरण। ठीक है, देखिए इसको जब हम देखिए ऐसे दोनों के बीच कोण देखेंगे तो ये कहलाएगा डेल। डेल क्या कहलाएगा, देखिए डेल देखिए कहलाएगा हमारा विचलन कोण। क्या कहलाएगा, विचलन कोण, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपतित जो किरण PQ है और निर्गत किरण जो RS है, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, विचलन कोण, वो यस नहीं है, डेल बना है, डेल, डेल विचलन कोण। अब देखिए यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, लेकिन एक न्यूनतम मान के बाद विचलन कोण बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण डेल एम कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे फिगर है ना, ये जो आप क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म द्वारा, इसमें देखिए यदि आई का मान, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो विचलन कोण है, जो विचलित कोण है, ये क्या होगा आपका, ये घटता जाएगा। इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान कम होगा, लेकिन कम होते होते एक ऐसा मान आएगा कि उस मान के बाद फिर से ये बढ़ने लगेगा।
तो वो जो सबसे न्यूनतम मान है, सबसे कम मान है, जिसके बाद बढ़ने लगता है, उस मान को क्या कहते हैं हम? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, डेलियम। और देखिए इस पर देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रिज्म का अपवर्तनांक फार्मूला देख लीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक देखिए क्या आएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, n बराबर साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 अपान साइन ए बटे 2, जहां ए क्या है देखिए, ए आपका देखिए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, और डेलियम क्या है देखिए, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है? प्रिज्म कोण, और ये क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। अभी देखिए इसमें आपका क्या क्या है, आपको क्या क्या देखिए दोहराना है। लेंस मेकर सूत्र देख लीजिएगा, लेंस मेकर सूत्र देखिएगा, और सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। ठीक है, ये इतना देखिए आप देख लेंगे। इसके अलावा कल इसी से संबंधित पूरे चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ये लेंस मेकर सूत्र भी बताए हैं, और ये भी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी भी बताए हैं, गहराई वाला भी बताए हैं, अपवर्तन में गहराई के लिए। ठीक है, गहराई के लिए भी फार्मूला बताए हैं सबके लिए। आप ये इतना देख लेंगे। ठीक है, यन अपवर्तनांक होता है, यन लिखे या म्यू लिखे, दोनों अपवर्तनांक है। ठीक है, ये इतना आप देखिए अलग से देख लेंगे। अपवर्तन के लिए गहराई, ऊंचाई। ठीक है, ये इतना आप देख लेंगे। कल आपको इसी का पूरे प्रकाशिकी का एक साथ क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके समतल दर्पण के क्वेश्चन रहेंगे, और गोली दर्पण के रहेंगे, लेंस के रहेंगे, और क्या रहेगा आपका? प्रिज्म का रहेगा, मानव नेत्र का रहेगा, सबका रहेगा। ठीक है, सबका क्वेश्चन एक साथ रहेगा। आप लोग इसको एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करके कल आएंगे। सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, और सब लोग क्या करेंगे? सब लोग देखिए रिवाइज करिए, और सब लोग फिर अच्छे से कल क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से ही पूछेंगे। ठीक है, आपको ही करना है उसको। चलिए, तो अब कल मिलते हैं सबको क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।